द शैडो ऑफ द साइफर, एक शर्लक होम्स रहस्य। भाग एक, रहस्यमय निमंत्रण। अध्याय एक गूढ़ संदेश। लंदन की धुंध भरी गलियों में एक सर्द कोहरे वाली शाम थी। बेकर स्ट्रीट 221 बी के प्रसिद्ध पते पर दुनिया के सबसे महान जासूस शर्लक होम्स अपने वफादार दोस्त और जीवनी लेखक डॉक्टर जॉन वॉटसन के साथ बैठे थे। कमरे में पाइप के धुएं की हल्की खुशबू फैली हुई थी और चिमनी में आग की लपटें धीमी गति से नाच रही थीं, जिससे कमरे में एक आरामदायक फिर भी रहस्यमय माहौल बन रहा था। होम्स अपनी आर्मचेयर में बैठे थे, उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर गहन विचार की रेखाएं थीं। वॉटसन, जो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहे थे, ने एक पल के लिए अपनी कलम रोकी और अपने दोस्त को देखा। उन्हें पता था कि जब होम्स इस तरह की मुद्रा में होते हैं तो उनका दिमाग किसी जटिल पहेली को सुलझाने में लगा होता है। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। श्रीमती हडसन, उनकी मकान मालकिन, एक छोटे से प्राचीन दिखने वाले पार्चमेंट से बने कागज के पक्षी के साथ कमरे में आईं। पक्षी को इतनी जटिलता से मोड़ा गया था कि यह एक कलाकृति जैसा लग रहा था। मिस्टर होम्स, यह आपके लिए है, उन्होंने कहा, पक्षी को होम्स की ओर बढ़ाते हुए। होम्स ने अपनी आंखें खोलीं और पक्षी को अपने हाथ में लिया। उनकी लंबी पतली उंगलियों ने पक्षी की नाजुक बनावट को महसूस किया। उन्होंने उसे सावधानी से खोला और अंदर एक संदेश मिला, लेकिन यह कोई साधारण संदेश नहीं था। यह एक सिफर था, अक्षरों और प्रतीकों का एक जटिल जाल जो किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाता था। असाधारण, होम्स ने फुसफुसाया, उनकी आंखें चमक उठीं। यह कोई साधारण कोड नहीं है, वॉटसन। यह एक मास्टरपीस है। वॉटसन ने अपनी कुर्सी खींची और होम्स के करीब आ गए। क्या है, होम्स? कोई नया मामला? उन्होंने पूछा, उनकी आवाज में उत्सुकता थी। यह एक निमंत्रण है, वॉटसन, होम्स ने कहा, सिफर को अपनी तेज निगाहों से देखते हुए। एक रहस्यमय निमंत्रण, एक ऐसे व्यक्ति से जो अपनी पहचान छिपाना चाहता है लेकिन अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहता है। इस पक्षी की कारीगरी, इस पार्चमेंट की प्राचीनता और इस सिफर की जटिलता, यह सब एक असाधारण दिमाग का काम है। वॉटसन ने सिफर को देखा, लेकिन इसमें कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। हम कैसे जानेंगे कि यह किसने भेजा है? उन्होंने पूछा। यही चुनौती है, मेरे प्यारे वॉटसन, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। और यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। यह सिफर ही संदेश है और इसे भेजने वाला ही पहेली है। होम्स ने अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास निकाली और पक्षी के हर मोड़, हर रेखा का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि इस गूढ़ संदेश में ही इसका समाधान छिपा है। अध्याय 2, सिफर की फुसफुसाहट। अगले कुछ दिन होम्स के लिए गहन एकाग्रता और अथक परिश्रम के थे। बेकर स्ट्रीट का कमरा अब एक युद्ध कक्ष में बदल गया था, जहां बिखरे हुए कागज, प्राचीन ग्रंथ और विभिन्न भाषाओं के शब्दकोश हर जगह फैले हुए थे। होम्स ने सिफर को सुलझाने के लिए हर संभव विधि का उपयोग किया। उन्होंने प्रतिस्थापन सिफर, ट्रांसपोजिशन सिफर और यहां तक कि प्राचीन भाषाओं के कोड को भी आजमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह सिफर किसी भी ज्ञात पैटर्न से मेल नहीं खाता था। वॉटसन ने होम्स को चाय और सैंडविच लाकर दिए, लेकिन होम्स का ध्यान पूरी तरह से सिफर पर केंद्रित था। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। यह एक जीवित सिफर है, वॉटसन, होम्स ने एक शाम फुसफुसाया। यह लगातार बदल रहा है। जैसे ही मैं इसके एक हिस्से को सुलझाता हूं, दूसरा हिस्सा एक नई चुनौती पेश करता है। होम्स को एक विचार आया। उन्होंने अपने बड़े भाई माइक्रॉफ्ट होम्स से संपर्क करने का फैसला किया। माइक्रॉफ्ट, जो ब्रिटिश सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर थे और अपनी असाधारण बुद्धि के लिए जाने जाते थे, अक्सर होम्स के लिए एक अमूल्य संसाधन साबित होते थे। माइक्रॉफ्ट ने होम्स के सिफर को देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। दिलचस्प, उन्होंने कहा। यह मुझे एक भूले हुए समाज की याद दिलाता है, एक ऐसा समाज जो सदियों पहले लंदन की गलियों में सक्रिय था। माइक्रॉफ्ट ने एक संक्षिप्त गूढ़ संकेत दिया, एक ऐसे समाज के बारे में जो प्राचीन ज्ञान और रहस्यमय कलाओं में विश्वास रखता था। उन्होंने होम्स को एक पुरानी पांडुलिपि का उल्लेख किया, जो ब्रिटिश संग्रहालय के एक गुप्त खंड में रखी गई थी। माइक्रॉफ्ट के संकेत ने होम्स को एक नई दिशा दी। उन्होंने तुरंत ब्रिटिश संग्रहालय की ओर प्रस्थान किया। वॉटसन उनके साथ थे। संग्रहालय के विशाल हॉल में होम्स ने उस गुप्त खंड को खोजा जिसका उल्लेख माइक्रॉफ्ट ने किया था। वहां धूल भरी अलमारियों के बीच उन्हें वह पुरानी पांडुलिपि मिली। पांडुलिपि में अजीबोगरीब प्रतीक और चित्र थे जो सिफर के कुछ हिस्सों से मेल खाते थे।
होम्स ने पांडुलिपि का अध्ययन किया और धीरे धीरे सिफर के टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे। सिफर जब आंशिक रूप से हल हो गया तो उसने प्राचीन ज्ञान, भूले हुए समाजों और लंदन में एक विशिष्ट स्थान से संबंधित खंडित शब्द प्रकट किए। यह कोई साधारण संदेश नहीं था, बल्कि एक पहेली थी जो उन्हें एक गहरे रहस्य की ओर ले जा रही थी। अध्याय 3, मौन संरक्षक। आंशिक रूप से सुलझाए गए सिफर और प्राचीन पांडुलिपि के संकेतों ने होम्स और वॉटसन को लंदन के एक भूले हुए हिस्से में पहुंचाया, एक पुरानी धूल भरी इमारत जो एक समय में एक प्रसिद्ध पुस्तकालय थी, लेकिन अब खंडहर में बदल गई थी। इमारत के अंदर उन्हें एक छोटा सा गुप्त कमरा मिला, जहां एक बुजुर्ग एकांत प्रिय लाइब्रेरियन एलियास थॉर्न किताबों के ढेर के बीच बैठा था। थॉर्न की आंखें तेज थीं और उनके चेहरे पर ज्ञान और रहस्य की गहरी रेखाएं थीं। थॉर्न ने होम्स और वॉटसन को देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मुझे पता था कि आप आएंगे, उन्होंने कहा, उनकी आवाज धीमी और गहरी थी। सिफर ने मुझे बताया था। होम्स ने थॉर्न को सिफर और पांडुलिपि दिखाई। थॉर्न ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर उन्होंने बताया कि वह एक गुप्त समाज, द ऑर्डर ऑफ द ऑब्सीडियन क्विल के अंतिम जीवित संरक्षक थे। उन्होंने समझाया कि सिफर एक जीवित दस्तावेज था जो लगातार विकसित हो रहा था और केवल वही लोग इसे पूरी तरह से समझ सकते थे जो इस समाज के सदस्य थे। थॉर्न ने बताया कि द ऑर्डर ऑफ द ऑब्सीडियन क्विल सदियों से प्राचीन ज्ञान और रहस्यों की रक्षा कर रहा था। यह समाज उन लोगों से बना था जो ज्ञान की शक्ति में विश्वास करते थे और इसे मानवता की भलाई के लिए उपयोग करना चाहते थे। लेकिन थॉर्न ने चेतावनी दी, समाज के भीतर एक खतरनाक गुट था, द शैडो वीवर्स, जो इस शक्ति का दुरुपयोग करना चाहते थे। वे ज्ञान को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहते थे और वे किसी भी हद तक जा सकते थे। थॉर्न ने होम्स को द ऑब्सीडियन क्विल के बारे में बताया, एक प्राचीन कलाकृति, एक रहस्यमय कलम जो समाज के सबसे पवित्र ग्रंथों को लिखने के लिए उपयोग की जाती थी। यह क्विल न केवल एक लेखन उपकरण था, बल्कि यह प्राचीन ज्ञान को अनलॉक करने और समाज की शक्ति को नियंत्रित करने की कुंजी भी थी। थॉर्न ने बताया कि हाल ही में यह क्विल चोरी हो गई थी और उन्हें संदेह था कि द शैडो वीवर्स इसके पीछे थे। होम्स को अब यह स्पष्ट हो गया था कि वे एक बड़े और खतरनाक खेल का हिस्सा बन गए थे। सिफर, पेपर बर्ड और अब द ऑब्सीडियन क्विल की चोरी, यह सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। होम्स ने थॉर्न से वादा किया कि वे द ऑब्सीडियन क्विल को वापस लाएंगे और द शैडो वीवर्स के नापाक मंसूबों को नाकाम करेंगे। थॉर्न ने उन्हें आशीर्वाद दिया और होम्स और वॉटसन एक नए, अधिक खतरनाक रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़े। भाग 2, शैडो वीवर्स और ऑब्सीडियन क्विल। अध्याय 4, चोरी हुई कलाकृति। एलियास थॉर्न से मिली जानकारी के बाद होम्स और वॉटसन को अब द ऑब्सीडियन क्विल की तलाश थी। थॉर्न ने बताया था कि क्विल को हाल ही में एक निजी संग्रह से चुराया गया था, जो लेडी एलेनोर फिंच नामक एक धनी और प्रभावशाली संग्राहक का था। लेडी फिंच अपनी असाधारण कलाकृतियों के संग्रह के लिए जानी जाती थीं और द ऑब्सीडियन क्विल उनके संग्रह का सबसे कीमती रत्न था। होम्स और वॉटसन ने लेडी फिंच से मिलने का फैसला किया। वे एक उच्च समाज की सभा में पहुंचे, जहां लंदन के अभिजात वर्ग के लोग एकत्र हुए थे। लेडी फिंच एक भव्य महिला थीं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध साफ झलक रहा था। उन्होंने होम्स को बताया कि क्विल को उनके सुरक्षित तिजोरी से चुराया गया था और चोर ने कोई निशान नहीं छोड़ा था। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में एक रहस्यमय व्यक्ति, सिलास ब्लैकवुड, उनके संग्रह में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। ब्लैकवुड एक ऐसा व्यक्ति था जिसका अतीत शैडोई था और उसके इरादे हमेशा संदिग्ध रहते थे। होम्स ने लेडी फिंच के घर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। उन्हें तिजोरी के पास एक छोटा सा, लगभग अदृश्य निशान मिला, जो किसी विशेष उपकरण के उपयोग का संकेत दे रहा था। उन्होंने यह भी देखा कि लेडी फिंच कुछ छिपा रही थीं, उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। सभा में होम्स की निगाहें सिलास ब्लैकवुड पर पड़ी। ब्लैकवुड एक शांत लेकिन तीव्र व्यक्ति था, जिसकी आंखें हमेशा घूमती रहती थीं, जैसे वह कुछ खोज रहा हो। होम्स ने ब्लैकवुड से बात की और उन्हें लगा कि ब्लैकवुड द ऑब्सीडियन क्विल के बारे में कुछ जानता है, लेकिन वह इसे छिपा रहा है। ब्लैकवुड ने प्राचीन कलाकृतियों में अपनी रुचि स्वीकार की, लेकिन क्विल की चोरी में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। होम्स को पता था कि ब्लैकवुड कुछ छिपा रहा है। उन्होंने वॉटसन को ब्लैकवुड पर नजर रखने का निर्देश दिया, जबकि वे चोरी के पीछे के वास्तविक मकसद को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें संदेह था कि यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि द शैडो वीवर्स के बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। अध्याय 5, प्रतीकों का निशान।
द ऑब्सीडियन क्विल की चोरी के बाद होम्स ने चोरों द्वारा छोड़े गए सुरागों की तलाश शुरू की। उन्हें लेडी फिंच के घर के पास कुछ अस्पष्ट प्रतीक मिले जो उन्हें लंदन की प्राचीन वास्तुकला और भूले हुए रास्तों से परिचित लग रहे थे। होम्स ने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रतीक द ऑर्डर ऑफ द ऑब्सीडियन क्विल के गुप्त संकेत थे जिन्हें केवल समाज के सदस्य ही समझ सकते थे। होम्स और वॉटसन ने इन प्रतीकों का पीछा करना शुरू किया जिससे वे लंदन के छिपे हुए अंडरबेली में एक रोमांचक पीछा करने लगे। यह पीछा उन्हें चर्चों के नीचे की भूली हुई कब्रों से लेकर पुरानी सरकारी इमारतों में गुप्त मार्गों तक ले गया। हर मोड़ पर उन्हें एक नया प्रतीक मिलता जो उन्हें अगले स्थान की ओर इशारा करता। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड, जो इस मामले में होम्स की मदद कर रहे थे, इन प्रतीकों से पूरी तरह से भ्रमित थे। उन्हें यह सब बेतरतीब लग रहा था, लेकिन होम्स को एक पैटर्न दिख रहा था। लेस्ट्रेड, ये सिर्फ प्रतीक नहीं हैं, होम्स ने समझाया। ये एक कहानी कह रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो सदियों से लंदन की दीवारों में छिपी हुई है। जैसे जैसे वे प्रतीकों का पीछा करते गए, खतरा बढ़ता गया। उन्हें एहसास हुआ कि द शैडो वीवर्स उनके हर कदम पर नजर रख रहे थे और वे उन्हें रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्हें कई बार जाल में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन होम्स की तेज बुद्धि और वॉटसन की वफादारी ने उन्हें हर बार बचा लिया। यह पीछा उन्हें लंदन के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमय हिस्सों में ले गया, जहां समय रुक गया था और इतिहास की फुसफुसाहट हर कोने में सुनाई देती थी। होम्स को पता था कि वे द ऑब्सीडियन क्विल के करीब पहुंच रहे थे और इसके साथ ही द शैडो वीवर्स के रहस्य के भी। अध्याय 6, विश्वासघात। प्रतीकों का निशान होम्स और वॉटसन को लंदन के बाहरी इलाके में एक सुनसान हवेली तक ले गया। हवेली पुरानी और जीर्ण-शीर्ण थी, लेकिन उसकी भव्यता अभी भी दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर उन्हें सिलास ब्लैकवुड मिला, वही व्यक्ति जो लेडी फिंच की सभा में संदिग्ध लग रहा था। ब्लैकवुड ने होम्स और वॉटसन को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। मुझे पता था कि आप आएंगे, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। ब्लैकवुड ने खुलासा किया कि वह द शैडो वीवर्स का एक उच्च पदस्थ सदस्य था, लेकिन वह द ऑर्डर ऑफ द ऑब्सीडियन क्विल का एक पूर्व सदस्य भी था जो अब निराश हो चुका था। ब्लैकवुड ने दावा किया कि उसने द ऑब्सीडियन क्विल को इसलिए चुराया था ताकि वह इसे गलत हाथों में पड़ने से रोक सके। उसने कहा कि द शैडो वीवर्स क्विल का उपयोग एक विनाशकारी उद्देश्य के लिए करना चाहते थे और वह इसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके इरादे अस्पष्ट थे। होम्स को लगा कि ब्लैकवुड कुछ छिपा रहा है और उसकी कहानी में कुछ कमी थी। एक तनावपूर्ण गतिरोध शुरू हुआ। ब्लैकवुड ने द ऑर्डर ऑफ द ऑब्सीडियन क्विल के भीतर एक गहरे विश्वासघात का खुलासा किया, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति शामिल था जिस पर होम्स और वॉटसन ने भरोसा किया था। यह खुलासा चौंकाने वाला था और इसने मामले को और भी जटिल बना दिया। ब्लैकवुड ने बताया कि द शैडो वीवर्स का असली मास्टरमाइंड कोई और था और वह सिर्फ एक मोरा था। होम्स को पता था कि उन्हें ब्लैकवुड पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ब्लैकवुड के पास वह जानकारी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। होम्स ने ब्लैकवुड को एक प्रस्ताव दिया, यदि वह उन्हें मास्टरमाइंड तक पहुंचाने में मदद करता है तो वे उसे न्याय दिलाने में मदद करेंगे। ब्लैकवुड ने कुछ देर सोचा और फिर उसने सहमति व्यक्त की। ब्लैकवुड ने उन्हें एक गुप्त स्थान के बारे में बताया जहां द शैडो वीवर्स का मास्टरमाइंड छिपा हुआ था। यह स्थान लंदन के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमय हिस्सों में से एक था, एक ऐसा स्थान जहां सदियों से रहस्य छिपे हुए थे। होम्स को पता था कि वे अब खेल के अंतिम चरण में थे और यह लड़ाई उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली थी। भाग 3, छाया का अनावरण। अध्याय 7, मास्टरमाइंड का खुलासा। सिलास ब्लैकवुड से मिली जानकारी के बाद होम्स, वॉटसन और ब्लैकवुड लंदन के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के नीचे एक छिपे हुए कक्ष की ओर बढ़े। यह स्थान सदियों से एक रहस्य था और केवल कुछ ही लोग इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। कक्ष के अंदर का माहौल तनावपूर्ण और रहस्यमय था। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कोई बड़ी शक्ति वहां छिपी हुई हो। जैसे ही वे कक्ष में दाखिल हुए, उन्हें द शैडो वीवर्स के सदस्य मिले जो एक रहस्यमय आकृति के चारों ओर एकत्र हुए थे। यह आकृति एक सिंहासन पर बैठी थी, उसका चेहरा एक गहरे हुड से ढका हुआ था। जैसे ही होम्स और वॉटसन करीब आए, आकृति ने अपना हुड हटाया और उनके सामने जो चेहरा था उसे देखकर वॉटसन चौंक गए। यह कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर मोरियार्टी था, लंदन के आपराधिक अंडरवर्ल्ड का सरगना और शर्लक होम्स का सबसे बड़ा दुश्मन। मोरियार्टी, वॉटसन ने फुसफुसाया, उनकी आवाज में अविश्वास था।
नमस्ते मिस्टर होम्स, मोरियार्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। मुझे पता था कि आप अंततः यहाँ पहुंचेंगे। मोरायार्टी ने खुलासा किया कि वह द ऑर्डर ऑफ द ऑब्सीडियन क्विल के प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके लंदन को अराजकता में डुबोना चाहता था। उसने बताया कि द ऑब्सीडियन क्विल और सिफर का उपयोग करके वह एक ऐसी शक्ति को उजागर कर सकता था जो ब्रिटिश सरकार को अस्थिर कर देगी और उसे लंदन का निर्विवाद शासक बना देगी। उसने लेडी एनेलिस की हत्या की योजना बनाई थी और उसने एलिजा और ब्लैकवुड को अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया था। होम्स को पता था कि उनके पास समय कम था। मोरियार्टी अपनी योजना को अंजाम देने के करीब था और उन्हें उसे रोकना था। एक तीव्र बौद्धिक द्वंद्व शुरू हुआ जहां होम्स और मोरियार्टी ने एक दूसरे के दिमाग को चुनौती दी। मोरियार्टी ने अपनी योजना के हर पहलू को समझाया और होम्स ने उसे रोकने के लिए हर संभव रणनीति का उपयोग किया। द शैडो वीवर्स के सदस्य होम्स और वॉटसन पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन ब्लैकवुड ने उन्हें रोक दिया। ब्लैकवुड ने मोरियार्टी के खिलाफ अपनी वफादारी बदल दी थी और वह अब होम्स की मदद कर रहा था। अध्याय 8 सिफर का अंतिम रहस्य। छिपे हुए कक्ष में तनाव चरम पर था। मोरियार्टी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार था और होम्स को उसे रोकना था। होम्स ने अपनी असाधारण बुद्धि का उपयोग किया और एलियास थॉर्न और सिलास ब्लैकवुड से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने अंततः जीवित सिफर का पूरा अर्थ समझ लिया। यह सिर्फ एक संदेश नहीं था, बल्कि एक प्राचीन शक्ति को समझने और नियंत्रित करने की कुंजी थी। सिफर ने एक अनुष्ठान का खुलासा किया, एक ऐसा अनुष्ठान जो द ऑब्सीडियन क्विल की शक्ति को उजागर कर सकता था। मोरियार्टी इस अनुष्ठान को शुरू करने वाला था, लेकिन होम्स ने उसे रोक दिया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई जिसमें होम्स, वॉटसन और ब्लैकवुड ने द शैडो वीवर्स के सदस्यों का सामना किया। लड़ाई के बीच एक अप्रत्याशित मोड़ आया। आयरीन एडलर, वह महिला जिसने एक बार होम्स को मात दी थी, अचानक कक्ष में प्रकट हुई। उसने मोरियार्टी के खिलाफ होम्स की मदद करने की पेशकश की। आयरीन ने बताया कि वह मोरियार्टी के संगठन में घुसपैठ कर रही थी और उसे मोरियार्टी की योजना के बारे में पता था। आयरीन की मदद से होम्स ने मोरियार्टी को एक कोने में धकेल दिया। मोरियार्टी ने अपनी अंतिम चाल चली, लेकिन होम्स ने उसे नाकाम कर दिया। एक तीव्र संघर्ष के बाद मोरियार्टी को अंततः पकड़ लिया गया। द ऑब्सीडियन क्विल को सुरक्षित कर लिया गया और द शैडो वीवर्स का पर्दाफाश हो गया। यह एक कठिन जीत थी, लेकिन होम्स और वॉटसन ने इसे हासिल कर लिया था। लंदन को एक बड़े खतरे से बचा लिया गया था और मोरियार्टी का शासन समाप्त हो गया था। अध्याय 9 परिणाम और लिंगरिंग शैडोज। मोरियार्टी की हार के बाद होम्स और वॉटसन बेकर स्ट्रीट पर वापस आ गए। लंदन की सड़कें अभी भी धुंध से ढकी हुई थीं, लेकिन हवा में एक नई शांति थी। द ऑब्सीडियन क्विल को द ऑर्डर ऑफ द ऑब्सीडियन क्विल को वापस कर दिया गया था और एलियास थॉर्न ने होम्स को उनके साहस और बुद्धि के लिए धन्यवाद दिया। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड बेकर स्ट्रीट पर आए, अभी भी कुछ हद तक भ्रमित थे, लेकिन कृतज्ञ थे। उन्होंने होम्स को इस मामले को सुलझाने के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि मोरियार्टी को अब जेल में डाल दिया गया है। होम्स और वॉटसन ने चिन्नी के पास बैठकर इस पूरे मामले पर विचार किया। उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी। मोरियार्टी एक ऐसा दुश्मन था जो कभी हार नहीं मानता था और उसके जैसे और भी कई खतरे लंदन की गलियों में छिपे हो सकते थे। वॉटसन, होम्स ने कहा अपनी पाइप जलाते हुए, यह सिर्फ एक शुरुआत है। मोरियार्टी का जाल बहुत गहरा है और हमें इसे पूरी तरह से उजागर करना होगा। वॉटसन ने अपनी नोटबुक बंद की। उन्हें पता था कि यह कहानी द शैडो ऑफ द साइफर केवल एक अध्याय था एक बड़े युद्ध में, एक युद्ध जो शर्लक होम्स और प्रोफेसर मोरियार्टी के बीच हमेशा के लिए जारी रहेगा। लंदन में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए थे और शर्लक होम्स हमेशा उन्हें सुलझाने के लिए तैयार रहेंगे। समाप्त। भाग 4 मोरियार्टी का जाल गहराता है। अध्याय 10 लंदन की अंधेरी गलियां। मोरियार्टी की गिरफ्तारी के बाद भी लंदन में एक अजीब सी बेचैनी थी। होम्स को पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी। मोरियार्टी का दिमाग इतना जटिल था कि उसे पूरी तरह से समझना असंभव था। बेकर स्ट्रीट पर लौटकर होम्स ने अपनी पुरानी आदतों को फिर से शुरू किया, पाइप, वायलिन और गहन चिंतन। वॉटसन ने देखा कि होम्स पहले से कहीं अधिक सतर्क और चिंतित थे। एक रात जब लंदन की सड़कें घने कोहरे में डूबी हुई थीं, होम्स को एक और रहस्यमय संदेश मिला। यह कोई सिफर नहीं था, बल्कि एक साधारण सा नोट था जिसमें एक पता और एक समय लिखा था।
नोट पर कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन होम्स को पता था कि यह मोरियार्टी का काम था। यह एक जाल था, लेकिन होम्स इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। वॉटसन, तैयार हो जाओ, होम्स ने कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लगता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वे लंदन की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक गलियों में से एक में पहुंचे, जहां अंधेरा और रहस्य हर कोने में छिपा था। गली के अंत में उन्हें एक पुरानी, परित्यक्त इमारत मिली, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे सड़े हुए थे। इमारत के अंदर उन्हें मोरियार्टी के कुछ आदमी मिले, जो एक अजीब से अनुष्ठान में लगे हुए थे। वे एक प्राचीन भाषा में कुछ बुदबुदा रहे थे, और उनके चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। होम्स को एहसास हुआ कि मोरियार्टी सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि वह एक गहरे, अधिक भयावह संगठन का हिस्सा था। यह संगठन सिर्फ धन या शक्ति के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ और बड़ा और अधिक खतरनाक था। अध्याय 11, प्राचीन अनुष्ठान। इमारत के अंदर होम्स और वॉटसन ने मोरियार्टी के आदमियों को एक प्राचीन अनुष्ठान करते हुए देखा। वे एक बड़े काले पत्थर के चारों ओर खड़े थे, और उनके हाथों में अजीबोगरीब कलाकृतियां थीं। अनुष्ठान की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जो होम्स को बेचैन कर रही थी। होम्स ने तुरंत पहचान लिया कि यह अनुष्ठान वही था जिसका उल्लेख प्राचीन पांडुलिपि में किया गया था, एक ऐसा अनुष्ठान जो किसी प्राचीन शक्ति को जगा सकता था। मोरियार्टी इस शक्ति का उपयोग करके लंदन को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। होम्स और वॉटसन ने मोरियार्टी के आदमियों पर हमला किया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई, जिसमें होम्स ने अपनी असाधारण शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। वॉटसन ने अपनी रिवॉल्वर से कई हमलावरों को गिराया, जबकि होम्स ने अपनी तेज बुद्धि और मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करके बाकी को निष्क्रिय कर दिया। लड़ाई के बीच होम्स ने देखा कि मोरियार्टी का एक आदमी एक अजीबोगरीब यंत्र का उपयोग करके पत्थर से ऊर्जा खींच रहा था। होम्स को पता था कि उन्हें उस यंत्र को नष्ट करना होगा, नहीं तो मोरियार्टी की योजना सफल हो जाएगी। होम्स ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस यंत्र पर हमला किया और उसे तोड़ दिया। यंत्र के टूटने के साथ ही पत्थर से निकल रही ऊर्जा रुक गई और मोरियार्टी के आदमी घबरा गए। अध्याय 12, एक नया दुश्मन। यंत्र के नष्ट होने के बाद मोरियार्टी के आदमी भाग गए। होम्स और वॉटसन ने इमारत का निरीक्षण किया, और उन्हें कुछ और सुराग मिले। उन्हें एक गुप्त मार्ग मिला, जो इमारत के नीचे एक भूमिगत सुरंग की ओर जाता था। सुरंग के अंत में उन्हें एक और कक्ष मिला, जहां मोरियार्टी के कुछ और आदमी छिपे हुए थे। इस बार मोरियार्टी खुद वहां मौजूद था। उसके चेहरे पर क्रोध और निराशा थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी चमक थी। होम्स, तुमने मेरी योजना को विफल कर दिया, मोरियार्टी ने कहा। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति थी। लेकिन यह सिर्फ एक छोटी सी हार है। मैं वापस आऊंगा, और अगली बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मोरियार्टी ने होम्स और वॉटसन पर हमला किया। एक तीव्र लड़ाई शुरू हुई, जिसमें होम्स और मोरियार्टी ने एक दूसरे के दिमाग और शरीर को चुनौती दी। मोरियार्टी एक शक्तिशाली दुश्मन था, और होम्स को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी उसे रोकने के लिए। लड़ाई के बीच मोरियार्टी ने एक और रहस्य का खुलासा किया। उसने बताया कि वह सिर्फ एक मोहरा था, और उसके पीछे एक और बड़ा संगठन था, एक ऐसा संगठन जो सदियों से दुनिया को नियंत्रित कर रहा था। यह संगठन सिर्फ लंदन तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था। होम्स को एहसास हुआ कि वे एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे थे जो मोरियार्टी से भी बड़ा और अधिक खतरनाक था। यह एक ऐसा दुश्मन था जो छाया में छिपा हुआ था, और जिसके इरादे अभी भी अस्पष्ट थे। भाग 5, छाया का पीछा। अध्याय 13, गुप्त समाज। मोरियार्टी के खुलासे के बाद होम्स और वॉटसन को पता था कि उन्हें एक नए, अधिक खतरनाक दुश्मन का सामना करना था। यह दुश्मन सिर्फ मोरियार्टी नहीं था, बल्कि एक गुप्त समाज था जो सदियों से दुनिया को नियंत्रित कर रहा था। होम्स ने इस समाज के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया, और उन्हें पता चला कि यह समाज, जिसे द इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता था, दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों से बना था। द इल्यूमिनाटी का उद्देश्य दुनिया को अपने नियंत्रण में लेना था, और वे किसी भी हद तक जा सकते थे इसे हासिल करने के लिए। उन्होंने मोरियार्टी को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया था, और अब वे अपनी असली योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। होम्स ने द इल्यूमिनाटी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपनी सभी संपर्कों का उपयोग किया। उन्होंने लंदन के अंडरवर्ल्ड से लेकर ब्रिटिश सरकार के गुप्त विभागों तक हर जगह से जानकारी एकत्र की। उन्हें पता चला कि द इल्यूमिनाटी ने दुनिया के कई महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रभावित किया था,
और वे अब एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। वॉटसन ने होम्स को इस खतरनाक खोज में साथ दिया। उन्हें पता था कि यह एक ऐसा मामला था जो उनके जीवन को खतरे में डाल सकता था, लेकिन वे होम्स को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। अध्याय 14, एक अप्रत्याशित सहयोगी। द इल्यूमिनाटी के बारे में जानकारी जुटाते हुए होम्स को एक अप्रत्याशित सहयोगी मिला, एक रहस्यमय महिला जिसका नाम द नाइटिंगेल था। नाइटिंगेल एक कुशल जासूस और हैकर थी जो द इल्यूमिनाटी के खिलाफ काम कर रही थी। उसने होम्स को द इल्यूमिनाटी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिसमें उनके गुप्त ठिकाने और उनके सदस्यों के नाम शामिल थे। नाइटिंगेल ने बताया कि द इल्यूमिनाटी एक प्राचीन कलाकृति की तलाश में थे जिसे द आई ऑफ ओसिरिस के नाम से जाना जाता था। यह कलाकृति एक ऐसी शक्ति को धारण करती थी जो दुनिया को नियंत्रित कर सकती थी, और द इल्यूमिनाटी इसका उपयोग करके अपनी योजना को अंजाम देना चाहते थे। होम्स और नाइटिंगेल ने मिलकर द आई ऑफ ओसिरिस की तलाश शुरू की। यह खोज उन्हें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले गई, जहां उन्हें कई खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें प्राचीन मंदिरों, गुप्त कब्रों और खतरनाक जाल से गुजरना पड़ा। वॉटसन ने इस खोज में होम्स और नाइटिंगेल का साथ दिया। उन्हें पता था कि यह एक ऐसा मामला था जो दुनिया के भाग्य को बदल सकता था, और वे इसे सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। अध्याय 15, अंतिम टकराव। द आई ऑफ ओसिरिस की तलाश उन्हें मिस्र के एक प्राचीन मंदिर तक ले गई, जहां द इल्यूमिनाटी के सदस्य कलाकृति को प्राप्त करने के लिए तैयार थे। मंदिर के अंदर होम्स, वॉटसन और नाइटिंगेल ने द इल्यूमिनाटी के सदस्यों का सामना किया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई, जिसमें होम्स ने अपनी असाधारण बुद्धि और शारीरिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। नाइटिंगेल ने अपनी हैकिंग कौशल का उपयोग करके द इल्यूमिनाटी के सुरक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया, जबकि वॉटसन ने अपनी रिवॉल्वर से कई हमलावरों को गिराया। लड़ाई के बीच द इल्यूमिनाटी का मास्टरमाइंड सामने आया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे होम्स ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस संगठन का हिस्सा हो सकता है। यह व्यक्ति एक सम्मानित राजनेता था जो लंदन के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक था। मास्टरमाइंड ने द आई ऑफ ओसिरिस को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने उसे रोक दिया। एक तीव्र संघर्ष के बाद मास्टरमाइंड को अंततः पकड़ लिया गया और द आई ऑफ ओसिरिस को सुरक्षित कर लिया गया। यह एक कठिन जीत थी, लेकिन होम्स, वॉटसन और नाइटिंगेल ने इसे हासिल कर लिया था। दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा लिया गया था और द इल्यूमिनाटी का शासन समाप्त हो गया था। भाग 6, एक नई सुबह। अध्याय 16, शांति और प्रतिबिंब। द इल्यूमिनाटी की हार के बाद लंदन में एक नई शांति थी। होम्स, वॉटसन और नाइटिंगेल बेकर स्ट्रीट पर वापस आ गए। द आई ऑफ ओसिरिस को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया था, जहां कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता था। होम्स ने अपनी पुरानी आदतों को फिर से शुरू किया, पाइप, वायलिन और गहन चिंतन। वॉटसन ने देखा कि होम्स अब पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट थे। उन्हें पता था कि उन्होंने एक बड़ा काम किया था और उन्होंने दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाया था। नाइटिंगेल ने होम्स और वॉटसन को धन्यवाद दिया और उसने बताया कि वह अब दुनिया के अन्य हिस्सों में द इल्यूमिनाटी के बचे हुए सदस्यों का पीछा करेगी। उसने होम्स को एक वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। अध्याय 17, अनकही कहानियां। लंदन की सड़कें अभी भी धुंध से ढकी हुई थीं, लेकिन हवा में एक नई उम्मीद थी। होम्स और वॉटसन ने चिमनी के पास बैठकर इस पूरे मामले पर विचार किया। उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक कहानी का अंत था और कई और कहानियां अभी भी अनकही थीं। वॉटसन, होम्स ने कहा अपनी पाइप जलाते हुए, दुनिया रहस्यों से भरी है और जब तक ये रहस्य मौजूद हैं तब तक हमें काम करना होगा। वॉटसन ने अपनी नोटबुक बंद की। उन्हें पता था कि यह कहानी द शैडो ऑफ द साइफर केवल एक अध्याय था एक बड़े युद्ध में, एक युद्ध जो शर्लक होम्स और दुनिया के अंधेरे ताकतों के बीच हमेशा जारी रहेगा। और वे, डॉक्टर जॉन वॉटसन, हमेशा उनके साथ रहेंगे, हर रहस्य को सुलझाने और हर खतरे का सामना करने के लिए। कहानी समाप्त।